हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम कवर करने वाले हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स आईसीएमआर जेआरएफ एग्जाम के लिए। तो हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं एंड इसके साथ साथ हम पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे जो आईसीएमआर जेआरएफ एग्जाम में आए हुए हैं। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम बायोलॉजी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करके पढ़ते हैं उसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एम होता है मैनेजमेंट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। बायोलॉजिकल डेटा क्या हो सकते हैं? डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। नाउ बायोइन्फॉर्मेटिक्स में डिफरेंट तरह के बायोलॉजिकल डेटा हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल डेटा तो क्या क्या हो सकते हैं? दे कैन बी प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन इंटरेक्शन, जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल्स, functional analysis of biomolecules, microarrays, जिसको डीएनए चिप भी बोलते हैं, ड्रग डिजाइनिंग। ये सारे बायोलॉजिकल डेटा हो सकते हैं जो हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यूज करते हैं। नाउ ब्रॉड कवरेज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो ब्रॉड कवरेज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स तो इसमें आ जाते हैं फंक्शनल जीनोम, फंक्शनल जीनोमिक्स। जीनोमिक्स का मतलब होता है जीन। हम यहाँ पर जीन लेवल पे बात करते हैं तो जीन्स का आइडेंटिफिकेशन करना, उनके फंक्शनल की स्टडी करना फंक्शनल जीनोमिक्स के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये प्रोटीन है, प्रोटीन से बनता है अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड क्या है? यहाँ पर अमीनो एसिड इस तरह से लीनियर चेन में अरेंज होते हैं। सो ये डिफरेंट सर्कल डिफरेंट अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अमीनो एसिड इस ऑर्डर में अरेंज होते हैं
जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जब ये अरेंज होके अल्फा हेलिक्स बनाते हैं और बीटा शीट्स बना लेते हैं तो हम इसको कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जब कुछ बॉन्ड्स इंटरेक्ट करते हैं आपस में तो वो बना लेते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, और ये टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है वो फंक्शनल होता है। अगर इसमें कोई सब यूनिट ऐड होती है तो ये बनाते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अगर कुछ सब यूनिट्स होती हैं प्रोटीन में तो प्रोटीन का ये जो फंक्शनल फॉर्म है वो कैसे डिसाइड होता है, ये अमीनो एसिड के ऑर्डर पे डिसाइड होता है, यानी किस तरह का अमीनो एसिड अरेंज है उस पर एक प्रोटीन का फंक्शनल प्रॉपर्टी डिपेंड होता है। अगर मैं ये या इस वाली पोजीशन में जो अमीनो एसिड है इसको अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूं तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा, और जैसे ही ये चेंज होगा तो इसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर प्रोटीन के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं और इसके लिए हम इसका फंक्शन और इसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। तो इस तरह की जो स्टडी होती है इसको हम स्ट्रक्चर जीनोमिक्स में पढ़ते हैं, जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। देन नेक्स्ट आ जाता है कंपैरेटिव जीनोमिक्स। ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है जो अलग अलग स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, तो इनका कुछ ना कुछ अपना जीनोम होगा। वो जीनोम एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है और क्या क्या सिमिलरिटीज ये इनके आपस में जीनोम में है, वो सब का कंपैरेटिव एनालिसिस हम कंपैरेटिव जीनोमिक्स के अंदर देखते हैं। मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म नंबर 1 है, ये ऑर्गेनिज्म नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड ये 5 है। तो इनके बीच में इनका जो जीनोम है कुछ हो सकता है सिमिलर हो और कुछ डिफरेंट हो। तो किस तरह से ये डिफरेंट है और क्या क्या सिमिलरिटीज है उनका कंपैरेटिव एनालिसिस हम कंपैरेटिव जीनोमिक्स में देखते हैं। नेक्स्ट है डीएनए माइक्रो एरे। डीएनए माइक्रो एरे में क्या होता है, हम जीन के एक्सप्रेशन को देखते हैं। यानी मान लीजिए ये एक जीन है और ये डिफरेंट टिश्यू है, टिश्यू नंबर 1, टिश्यू नंबर 2, टिश्यू नंबर 3। तो ये डिफरेंट टिश्यू है एंड इन सभी टिश्यू में ये वाला जीन एक्सप्रेस होता है, बट इसका जो एक्सप्रेशन लेवल है वो इस टिश्यू में अलग है, इस टिश्यू में एक्सप्रेशन लेवल अलग है और इस टिश्यू में एक्सप्रेशन लेवल अलग है। हो सकता है कि ए वाले टिश्यू में जो एक्स जीन है इसका एक्सप्रेशन लेवल बहुत हाई है, और हो सकता है कि जो बी वाला टिश्यू है इसमें एक्स जीन का एक्सप्रेशन मॉडरेट लेवल पर है, और सी में देखा जाए तो यहाँ पर एक्सप्रेशन बहुत ही लो है। तो यानी कि ये जीन सभी में एक्सप्रेस तो हो रहा है लेकिन इसका एक्सप्रेशन लेवल जो है वो अलग अलग है। तो इस तरह जीन के लेवल को मेजर करना हम डीएनए माइक्रो एरे के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स। मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स में क्या होता है, जितना भी बायोमेडिकल डेटा होता है उसका मैनेजमेंट, साथ ही साथ इन विट्रो एथिक क्या हो रहे हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं हम यहाँ पे मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल डेटा, जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे होते हैं वो। तो जब हम इनके रेफरेंस में बात करते हैं तो हम मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स पढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू ब्रांचेस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो ब्रांचेस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, अगर इसकी ब्रांचेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है जीनोमिक्स, देन ट्रांसक्रिप्टोमिक्स,
फिर प्रोटियोमिक्स। ये 3 मेजर ब्रांचेस होती है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। तो देखिए, जो जीनोम होता है, जीनोमिक्स में हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, जितना भी जीन और डीएनए होता है। देन इसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, जिसमें हम आरएनए लेवल पे बात करते हैं। एंड फिर आता है प्रोटियोमिक्स, जिसमें स्टडी होती है प्रोटीन्स की। तो इस तरह का फ्लो चलता है। तो जीनोमिक्स में क्या होता है, हम डीएनए की बात करते हैं और डीएनए में क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। प्रोसेसिंग। एंड प्रोटियोमिक्स में एग्जीक्यूशन होता है, यानी जो इंफॉर्मेशन यहां से निकली है वो फाइनली यहां पर आके एक्ट करती है। तो जीनोमिक्स में क्या होता है, स्टडी ऑफ डीएनए, जीनोम्स, जीन्स। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में स्टडी ऑफ ट्रांसक्रिप्टोम, स्टडी ऑफ ट्रांसक्रिप्टोम, जिसमें आ जाते हैं होल सेट ऑफ mRNA मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट प्रोटियोमिक्स में हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स के बारे में। सो इट इज द स्टडी ऑफ प्रोटियोम, जिसमें आ जाते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोटीन्स। तो ये 3 मेजर ब्रांच हो गई बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। बट ये जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है वो इवॉल्व हो रहा है, यानी कि ये हमेशा से नहीं था। तो जब बायोइन्फॉर्मेटिक्स नहीं था, तब भी जो बायोलॉजिकल डेटा होते थे उनको एनालाइज किया जाता था, और उस टाइम पे जो एनालिसिस किया जाता था उसका डेटा, वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स से नहीं होता था, वो होता था NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड क्रिस्टलोग्राफी। ये कुछ टेक्निक्स थी जिनका यूज करके बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज किया जाता था। नाउ मूविंग टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स एप्लीकेशंस। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स एप्लीकेशंस, जैसे जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स इवॉल्व होता जा रहा है, इसकी एप्लीकेशंस बढ़ती जा रही हैं। तो क्या क्या है इसकी एप्लीकेशंस में? पहला है मॉलिक्यूलर मेडिसिन, जिसमें हम बायोमेडिकल रिसर्च एंड क्लिनिकल मेडिसिन देखते हैं। देन नेक्स्ट आता है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में हम पढ़ते हैं फार्मेकोजिनोमिक्स। अब फार्मेकोजिनोमिक्स क्या होता है? ये फार्मेकोजिनोमिक्स एक ब्रांच है जहां पर हम पढ़ते हैं कि जो हमारी बॉडी है उसने किसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए किस तरह का रिस्पॉन्स दिखाया। जैसे कि ये एक ड्रग है और यहाँ पे डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2, इंडिविजुअल 3, एंड इन तीनों को डिसीज है। सपोज कि इन तीनों को HIV है, एड्स हो गया है। तो उस केस में ये वाली जो ड्रग है वो हम एड्स की ट्रीटमेंट के लिए पर्सन 1 को दे रहे हैं, पर्सन 2 को भी दे रहे हैं एंड इंडिविजुअल 3 को भी दे रहे हैं। बट ये जो तीनों इंडिविजुअल्स हैं, इनका अपना अपना जेनेटिक मेकअप है
और इनके जेनेटिक में कुछ वेरिएशन हो सकता है, जिस वेरिएशन के कारण वो इस ड्रग के लिए अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स शो करेंगे। कैसे हो सकता है कि ये ड्रग इस इंडिविजुअल में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं लेकर आई, नो रिस्पॉन्स, और इसकी बॉडी ने इस ड्रग के लिए सही और डिजायर रिस्पॉन्स किया, मतलब जैसा रिस्पॉन्स मुझे चाहिए था वैसा ही रिस्पॉन्स हुआ। एंड हो सकता है कि इसकी बॉडी ने इस ड्रग के लिए जिस तरीके से रिस्पॉन्स किया उसकी वजह से इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। तो एक ही ड्रग है बट इंडिविजुअल अलग अलग है, इनका जेनेटिक मेकअप अलग अलग है, इसलिए इन्होंने इस ड्रग के लिए अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स किया है। तो यहाँ फार्मेकोजेनोमिक्स में हम पढ़ते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप अफेक्ट करता है बॉडी को कि वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स देता है किसी ड्रग के लिए। इस चीज की स्टडी हम फार्मेकोजेनोमिक्स में करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ड्रग डेवलपमेंट। ड्रग डेवलपमेंट में क्या होता है, अगर कोई पर्टिकुलर डिसीज है, अगर मैं उस डिसीज का मैकेनिज्म समझ जाऊं कि वो बॉडी में एक्चुअली में डिसीज कॉज कैसे करता है, किस पाथवे को वो टारगेट करता है जिससे कि डिसीज प्रोग्रेस होती है, यानी कि डिसीज फैल जाती है बॉडी में। तो अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस चीज को पता करके एक ऐसी ड्रग बना सकती हूँ जो ड्रग बहुत ही इफेक्टिव हो उस पर्टिकुलर डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल्स है जिनको एड्स हो गया है, तो इस एड्स के ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग है, सपोज एक्स ड्रग है, तो वो एड्स में इन सभी इंडिविजुअल को दी जाती है ट्रीटमेंट के लिए। बट इसके कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि हमने देखा कि अलग अलग रिस्पॉन्स करने पे अलग अलग तरीके से बॉडी में इफेक्ट देखे जा रहे हैं। तो उस केस में अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मुझे एड्स में डिसीज कैसे कॉज होती है, यानी इसका मुझे मैकेनिज्म पता चल चुका है कि किस तरह से ये डिसीज बॉडी में होती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक दूसरी ड्रग बना सकती हूँ जो ड्रग इस वाली ड्रग से बहुत ही बेटर रिस्पॉन्स करेगी और इसके जो साइड इफेक्ट है वो भी बहुत ही लो होंगे। तो इस तरीके से मैं एक ड्रग का डेवलपमेंट कर सकती हूँ एक पर्टिकुलर डिसीज को ट्रीट करने के लिए। पर शर्त ये है कि जो नई ड्रग बनी है इसका साइड इफेक्ट बहुत ही लो होना चाहिए, एटलीस्ट इस वाली ड्रग से तो बहुत ही लो होना चाहिए। एंड दूसरा ये कि इसके बेनिफिट्स इस वाली ड्रग से ज्यादा होने चाहिए, तभी मेरी ये न्यू जो ड्रग मैंने डेवलप किया है ये वैलिडेट होगी और तभी इसका कुछ यूजफुल निकलेगा। तो इस तरीके से मैं ड्रग का डेवलपमेंट कर सकती हूँ बाय यूजिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एक ऐसी अप्रोच है जिसकी मदद से मैं किसी डिसीज का ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, किसी डिसीज को क्योर कर सकती हूँ और हो सकता है कि मैं उस डिसीज को होने से ही रोक दूं, यानी कि उसको प्रिवेंट कर दूं। ये सारे काम मैं कर सकती हूँ अगर मैं उस पर्सन के जीन के एक्सप्रेशन को ही चेंज कर दूं। मान लीजिए कि एक पर्सन है कोई जिसको कोई पर्टिकुलर डिसीज है एंड इसके इस डिसीज को होने में एक जीन है, ए जीन, जो बहुत ही सपोर्ट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, जीन थेरेपी का यूज किया और इस जीन के एक्सप्रेशन को लो कर दिया। तो उस केस में ये जो डिसीज हो रही थी वो डिसीज हो सकती है कि प्रिवेंट हो जाए, रुक जाए या वो क्योर हो जाए। तो इस तरीके का जो अप्रोच होता है वो जीन थेरेपी से होता है। और जीन थेरेपी में इसीलिए डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल्स चलते रहते हैं जिसमें आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर्स एंड अदर डिसीजेस। बहुत सारे जो कैंसर्स हैं जैसे ब्लड कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, उन कैंसर को ट्रीटमेंट के लिए जीन थेरेपी का यूज किया जा रहा है और जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सिंपली अगर मुझे पता चल गया कि ये एक जीन है जो कैंसर कॉज करने में हेल्प कर रहा है तो मैंने जीन थेरेपी की मदद से इस जीन को बाहर निकाल दिया
जिससे कि अब ये जीन एक्सप्रेस ही नहीं करेगा बॉडी में, और वो जो व्यक्ति है, जो पर्सन है जिसको कि कैंसर हुआ है, वो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, यानी कि वो क्योर हो जाएगा और उसको अब कैंसर नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं होता, ये इतना ईज़ी नहीं होता। इसके लिए डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल्स चलते हैं। क्लिनिकल ट्रायल 1, 2, 3 जो माउस में, रैट्स में, रैबिट्स में होते हैं, और जब वहाँ पर सक्सेसफुल हो जाते हैं, तब फाइनली इनको किया जाता है ह्यूमन्स में। तो ये एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है, और उसके बाद ही इसमें सक्सेस रेट भी बहुत हाई नहीं है, इसलिए क्लिनिकल ट्रायल्स का होना ज़रूरी है। तब जाकर हम एक जीन थेरेपी की तरफ सक्सेसफुली कोई पर्टिकुलर अप्रोच को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हो सकती हैं, वो हम करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स की मदद से, एंड ये सब चीज़ें जो हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के एप्लीकेशन के अंदर आ जाती हैं।